आज रति के श्राद्ध की पूजा थी। सब लोग गार्डन में मौजूद थे और पूजा की तैयारी लगभग हो चुकी थी। रति की फोटो पर हार चढ़ाया गया था। उसकी तस्वीर आज भी वही थी, जिस पर उसकी मुस्कान एक निश्चल मुस्कान हुआ करती थी। ऋषि पूजा के स्थान पर बैठा हुआ था क्योंकि हर साल रति के श्राद्ध की पूजा ऋषि ही किया करता था। भले ही उसने रति का प्यार नहीं कबूला हो, लेकिन उसके जाने से कुछ समय पहले जो रिश्ता ऋषि ने रति के साथ बनाया था, वो उसे आज तक निभाते आ रहा है। बस इतना चाहता है कि रति जिस दुनिया में भी रहे, उसकी आत्मा को शांति मिले। ये सोचकर कि जिस इंसान से उसने बेइंतहा मोहब्बत की थी, वो उसके साथ अपने रिश्ते को आज भी एक ईमानदारी का नाम देता है। रति बस ऋषि की होना चाहती थी, चाहे इस दुनिया में रहकर, चाहे उस दुनिया में रहकर। सबके चेहरे पर उदासी थी क्योंकि रति उनके लिए क्या थी, ये बात शायद आज की जनरेशन नहीं समझ पाएगी। आराध्या ठीक ऋषि के पीछे बैठी हुई थी और वो मन ही मन रति के लिए प्रार्थना भी कर रही थी। मौजूद तो वहां पर आतिश भी था, लेकिन इस तरह से जैसे कि वो मौजूद ही नहीं था। वो बीच बीच में अपना फोन निकालकर कुछ मैसेज करता या कोई मैसेज पढ़कर उस पर हंसने लगता। ना तो उसे इस पूजा में इंटरेस्ट था और ना ही यहाँ हो रही किसी भी चीज में। वो तो यहाँ पर बस आराध्या के लिए बैठा हुआ था। वैसे तो सबके चेहरे पर उदासी थी, लेकिन एक की आंखों में आंसू थे और वो था रति का भाई ओजस। ओजस कपूर रति का बड़ा भाई और उसके लिए एक पिता समान था। ओजस ने कभी भी रति को अपनी बहन नहीं, बल्कि अपनी पहली औलाद की तरह माना था। वो उसके लिए उसकी बच्ची थी, उसकी बेटी थी। उसके जीवन में रति की क्या अहमियत थी, ये आज भी किसी को बता पाना मुश्किल है, लेकिन ये बात उसके अपने और उसके करीबी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ओजस की आंखों में आंसू थे। वो रति की मुस्कुराती हुई तस्वीर को देख रहा था। उसकी बहन ने एक गलत फैसला लिया और इस दुनिया को छोड़ दिया। उसने एक बार भी उन लोगों के बारे में नहीं सोचा जो उससे जुड़े हुए थे। ओजस की आंखों के आंसू जमीन पर गिरते उससे पहले ही काम्या ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रोक लिया। ओजस बहुत मुश्किल से अपने आंसुओं को छुपाता है और पीछे काम्या को देखने लगता है, जिनकी खुद की आंखों में आंसू थे क्योंकि वो भी रति से काफी ज्यादा अटैच्ड हो चुकी थी। तेजस उन दोनों के बीच में बैठ जाता है और एक हाथ से उसने ओजस का हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से उसने काम्या का हाथ पकड़कर उन दोनों को अपनी आंखों से शांत रहने का इशारा किया। वो धीरे से उन दोनों के कानों के पास झुकते हुए कहता है, आप दोनों अगर इसी तरीके से उदास चेहरे के साथ यहाँ बैठे रहेंगे ना, तो रति बुआ की आत्मा जहाँ से भी आपको देख रही होगी, वो भी वहीं बैठे बैठे रो रही होगी। आप चाहते हैं कि रति बुआ आप दोनों की वजह से उदास रहे? नहीं ना? तो चुपचाप से आंसू साफ कीजिए, वरना मैं ऋषि अंकल से कह दूंगा। काम्या ने तेजस के कंधे पर हल्की सी मारते हुए कहा, चुप कर। कभी कभी तो मुझे शक होता है कि तू हमारी औलाद है या ऋषि और आराध्या की। हमसे ज्यादा तो तू उन्हें मानता है। राजवीर भी रणवीर और प्रियंका के साथ था और वो दोनों सभी पूजा में शामिल थे। बस मृणाल ही इस वक्त अकेली बैठी हुई थी और उसकी नजर कभी दरवाजे पर भी जा रही थी। तभी दरवाजे पर एक गाड़ी आकर रुकती है।
जिसमें से मीरा और कमल निकलते हैं। अपने माता पिता को देखकर मृणाल के चेहरे पर खुशी की चमक आ जाती है। वो दोनों जल्दी से पूजा के स्थान पर आते हैं और वहां बैठते हुए मृणाल को देखते हैं। मीरा ने जल्दी से काम्या को देखते हुए कहा, पूजा खत्म तो नहीं हो गई ना? काम्या ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, बस अभी शुरू ही हुई है। वैसे तुम दोनों इतना लेट क्यों हो गए? मीरा ने कमल पर इल्जाम लगाते हुए कहा, इन्हें फुर्सत ही कहाँ मिलती है अपनी कंपनी संभालने से। सुबह से 10 बार कह चुकी थी कि जल्दी करो, ट्रैफिक लग जाएगा, और देखो वही हुआ। कमल भी अपने हाथों में पूजा के फूल लेते हुए कहता है, अरे तो मैं भी तो कह रहा था कि लेट हो जाएंगे, ट्रैफिक लग जाएगा। चलो मेट्रो से चलते हैं। लेकिन नहीं, इन्हें तो अपनी गाड़ी से ही आना था। उन दोनों को ऐसे लड़ते देख मृणाल अपना सर पीट लेती है। ये उनके माता पिता का रोग था। उनकी खट्टी मीठी लड़ाई आज भी उतनी ही दिलचस्प होती है जितनी साल पहले हुआ करती थी। कुछ सालों पहले कमल ने ऋषि के लिए काम करना छोड़ दिया था और अपनी छोटी सी सेविंग के साथ उसने एक सिक्योरिटी एजेंसी से शुरुआत की थी। उसकी सिक्योरिटी एजेंसी इतना अच्छा काम कर रही थी कि आज बड़े बड़े स्टाफ के पास उसकी सिक्योरिटी मौजूद थी। यहाँ तक कि ऋषि के घर में भी कमल की कंपनी की ही सिक्योरिटी काम करती थी। पूजा खत्म हो जाती है। रति का श्राद्ध और पिंडदान करके ऋषि ने पंडित जी को दान दिया और मंदिर के पास भंडारे का आयोजन था, जिसके लिए राजवीर, ओजस और बाकी सब लोग गए हुए थे। कमल और मीरा मृणाल को लेकर वापस घर चले गए थे और ऋषि और आराध्या वापस मेंशन में आ गए थे। ऋषि ने मेंशन में आते ही आराध्या से कहा, अरु और बड़ी माँ को मैसेज करके कह दो कि रति की श्राद्ध पूजा यहाँ पूरी हो गई है। आराध्या ने सिर हिलाया और उसके बाद उसने अपने फोन से बड़ी माँ को बनारस में मैसेज किया। बनारस में बड़ी माँ मिस्टर कपूर और रानी माँ के साथ रहती थी। उन्होंने यही सोच रखा था कि अपने जीवन के अंतिम दिन वो बनारस के इन घाटों में ही गुजारेंगे, जहां पर मौज के लिए नहीं बल्कि मोक्ष के लिए आते हैं। रानी माँ बीच बीच में मानपुर जाया करती थी, क्योंकि वो रियासत से अभी भी मुक्त नहीं हुई थी। ऊपर से राजा साहब के जाने के बाद उनके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। आज बनारस के आश्रम में भी रति के श्राद्ध की पूजा थी, जहां पर मिस्टर कपूर, बड़ी माँ और रानी माँ तीनों उसकी आत्मा की शांति के लिए एक हवन करवा रहे थे। लेकिन पहले हवन ऋषि के हाथों होना था, उसके बाद वहां की पूजा शुरू की जाती। जैसे ही आराध्या ने ये कहा कि यहाँ पर पूजा अच्छे से पूरी हो गई है, बड़ी माँ ने वहां से जवाब दिया कि वो भी अब यहाँ पर पूजा शुरू करने वाले हैं। बड़ी माँ बहुत पहले ही बनारस चली गई थी। ऋषि और आराध्या की बच्ची के जाने के बाद इस घर में उनका मन ही नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ अधूरा सा रह गया है। इसीलिए सारी जिम्मेदारी आराध्या को देकर वो बनारस चली गई थी और वो तब से आज तक वापस नहीं आई है। हालांकि ऋषि और आराध्या उनसे मिलने बनारस जाते रहते हैं। आराध्या अपने हाथों से इशारा करते हुए ऋषि से कहती है कि बड़ी माँ ने भी वहां पर पूजा शुरू कर दी है। ऋषि सोफे पर बैठ जाता है और अपना फोन निकालता ही है कि तभी घर के अंदर आतिश एंटर होता है। आतिश को देखकर आराध्या ने तुरंत उसे रोकने का इशारा किया और अपने हाथों के इशारों से उससे पूछ रही थी कि वो इतनी देर यहाँ क्यों आया।
जबकि उसे अच्छी तरह से पता था कि आज घर में पूजा है। आराध्या बोल नहीं सकती थी, लेकिन इतने सालों में उसके हाथों के एक्सप्रेशन और वो क्या कहना चाहती है, वो ऋषि और आतिश अच्छी तरह से समझने लगे थे। इन दोनों से बात करते हुए उसे कभी भी अपने फोन या नोटपैड का सहारा नहीं लेना पड़ता था। आतिश गुस्से में आराध्या को देखते हुए कहता है, माँ, मैं आपसे पहले भी कहा था ना, मुझे इन सब नौटंकी में शामिल मत किया कीजिए। ये सब चीज मेरे लिए नहीं है। ये सब मिस्टर नंदा अपने तरीके से हैंडल करते हैं ना। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि आप उनके साथ क्यों देती हैं, जबकि आपको तो इन सब के खिलाफ होना चाहिए था। ऋषि की आंखें बड़ी जाती हैं और वो गुस्से में आतिश को देखते हुए खड़ा होता है। उसने आतिश से कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे जो कहना है वो अपनी माँ के साथ कभी भी इस तरह से बात नहीं करोगे। लेकिन आतिश ने गुस्से में ऋषि को देखा और बोला, मिस्टर नंदा, मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी माँ से बात कर रहा हूँ। लेकिन आराध्या ऋषि और आतिश के बीच आ जाती है और गुस्से में वो आतिश को देखकर अपने हाथों के इशारों से कहती है, ये क्या बदतमीजी है? आतिश, क्या तरीका है अपने पिता से बात करने का? मैं देख रही हूँ दिन ब दिन तुम्हारी बदतमीजी बढ़ती जा रही है। इस दुख की घड़ी में अगर तुम हमारा साथ नहीं दे सकते हो तो कम से कम हमारी तकलीफें और मत बढ़ाओ। तुम जानते नहीं हो आज का दिन हम सबके लिए कितना मुश्किल रहा है। आराध्या के चेहरे पर गुस्से की लकीर आ गई थी। ऋषि उसे बहुत अच्छी तरह से पहचानने लगा था। उसने आराध्या के कंधे पर हाथ रखा और उसे संभालते हुए कहा, शांत हो जाओ। क्यों इस लड़के से बहस कर रही हो? जानती हो कि ये किसी की नहीं सुनता है। इसे वही करना है जो इसका मन कहता है। इसे कब हमारी परवाह रही है। लेकिन तभी आतिश ने अपने हाथ उठाए और जोर जोर से तालियां बजाने लगा। ऋषि और आराध्या गुस्से और हैरानी से आतिश को देख रहे थे, लेकिन आतिश ने अपने चेहरे पर गुस्सा और ज़बान में मजाक के ढंग से उन दोनों से कहा, वहाँ मिस्टर नंदा, वहाँ मानना पड़ेगा। आप जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। कितनी सफाई से आप लोगों को बहकाने में कामयाब रह जाते हैं ना। अपने इसी मुखौटे से आपने मेरी माँ को भी बहकाया है। कितनी अच्छी एक्टिंग करते हैं आप मिस्टर नंदा। सच बताइए, इस एक्टिंग में आपने सिर्फ मेरी माँ को और ओजस अंकल की बहन को ही फंसाया था या फिर डॉट। लेकिन तभी आराध्या ने अपना हाथ उठाया और आतिश के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। आतिश के हाथ मुंह लाल हो गए और उसका गाल एक तरफ झुक गया। उसकी आंखें कस के बंद हो गईं। वो अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा था। आतिश कितना ही गुस्सैल और बदतमीज क्यों ना हो, आराध्या के सामने वो हर बार हार जाता है। आराध्या ने आतिश को थप्पड़ मारा था और आदेश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वो गुस्से से उन दोनों को देख रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। भले ही आतिश और ऋषि की कुछ खास नहीं बनती, लेकिन फिर भी उसने कभी भी ऋषि से ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत नहीं की थी। और आराध्या के सामने तो आतिश हमेशा ही कमजोर पड़ जाता है। वो गुस्से में आराध्या को देखते हुए कहता है, मार लीजिए मुझे, एक और थप्पड़ मार लीजिए, लेकिन आप मुझे सच बताने से नहीं रोक सकती हैं। सिर्फ आपके लिए माँ, सिर्फ आपके लिए मैं मिस्टर को बर्दाश्त करता हूँ, वरना आप भी जानती हैं
मैं क्या कर सकता हूँ। आराध्या को भी गुस्सा आ गया था। वो ऋषि के खिलाफ किसी को नहीं सुन सकती थी, यहाँ तक कि अपने बेटे को भी नहीं। आराध्या की जिंदगी में ऋषि क्या है, ये सिर्फ वही जानती है। उसने आतिश के सीने पर हाथ से धक्का दिया। आतिश लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हो गया। आराध्या गुस्से में अपने हाथों के इशारे से कहती है, क्या कर सकते हो? बताओ मुझे, क्या कर सकते हो? मैं भी तो जानूं कि तुम ऐसा क्या कर सकते हो जो मेरी परवरिश पर सवाल उठाए। खबरदार आतिश, जो तुमने ऋषि जी के खिलाफ एक और शब्द कहा तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी अपनी औलाद हो। जानते क्या हो तुम अपने पिता के बारे में? तुम तो उन्हें पिता भी नहीं कहते हो। मिस्टर नंदा नाम से बुलाते हो। इतनी इज्जत दी है ना अपने पिता को तुमने। तुम्हें पता नहीं तुम्हारे इस बर्ताव से हमें कितनी तकलीफ होती होगी। अपने बेटे से अपने लिए पापा सुनने के लिए तरस गए हैं। ये भी पता नहीं कब आखिरी बार तुमने पापा कहकर बुलाया था। हम जानना चाहते हैं, ऐसी कौन सी कमी रह गई थी हमारी परवरिश में जो तुम ऐसे हो गए हो। आज तुम्हें बताना ही होगा कि क्यों तुम अपने पापा से इतनी नाराज हो कि उन्हें पापा तक नहीं कहते हो और किसी के भी सामने उनके सामने बदतमीजी करने से भी पीछे नहीं हटते हो। बताओ मुझे, क्या बाकी है? क्या हमने तुम्हें सही संस्कार नहीं दिए? क्या हमने तुम्हारी सही परवरिश नहीं की? क्या हमने तुम्हें जीवन में किसी चीज की कमी होने दी है? लेकिन आतिश का भी गुस्सा कम नहीं था। उसने गुस्से में आराध्या को देखते हुए कहा, बस माँ, बस। इसके आगे कुछ मत कहिए, मैं इसके आगे और सुन नहीं पाऊंगा, और उसके बाद मैं बोलूंगा जो शायद आप सुन नहीं पाएंगी। आराध्या भी गुस्से में अपनी आंखों से बहने वाले आंसुओं को रोकते हुए अपने हाथों का इशारा करती है और गुस्से में कहती है, हाँ, मुझे सुनना है, जानना है, वजह क्या है? वो वजह कि तुम हमारे साथ हो, फिर भी हमारे अपने नहीं हो पा रहे हो। ऋषि आराध्या को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आराध्या आज अपनी बेटे के खिलाफ खड़ी हो रही थी। आतिश ने गुस्से में कहा, आप सच में सुनना चाहती हैं तो सुनिए। आज इस इंसान की वजह से मेरी बहन मेरे साथ नहीं है। ऋषि की आंखें एकदम बड़ी हो जाती हैं और वो हैरानी से आतिश को देखने लगता है। आराध्या भी बहुत हैरान होती है, लेकिन उसने गुस्से में अपने हाथों को फिर से हिलाया और आतिश से कहा, पागल हो गए हो क्या? कुछ भी कह रहे हो। अतिश्री हमारे साथ नहीं है, इसकी वजह ऋषि जी नहीं है, बल्कि कामिनी आंटी। वो ले गई है हमारी बच्ची को हमसे दूर। और उनके ऐसा करने की वजह क्या है, ये आपको बताना पड़ेगा माँ। आप भूल गई है कि ओजस अंकल की माँ कामिनी ने छोटी हमसे दूर किस वजह से ले गई है। क्योंकि मिस्टर नंदा की वजह से उनकी बेटी ने अपनी जान दे दी थी, इसीलिए वो मेरी बहन को मुझसे दूर ले गई है। मेरी जुड़वा बहन जो पैदा होते ही मुझसे अलग हो गई। आप लोगों को तो इस दुनिया में आने के बाद पता चला था ना कि आपकी एक बेटी है, पर माँ, मैं तो आपके पेट में ही उसे महसूस करता था। वो तो मेरे साथ शुरू से ही जुड़ी हुई थी। कितने सालों तक इस घर में रहने के बाद भी मैं मिस्टर नंदा से अटैच नहीं हो पाया, लेकिन जिस बहन को पैदा होते ही मुझसे अलग कर दिया गया, उसके साथ अपना लगाव काम नहीं कर पा रहा हूँ। एक बार फिर से अतिश्री की बात होने के साथ ही आराध्या और ऋषि की आंखों में आंसू आने लगे थे। ऋषि ने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला था और आराध्या वो तो आज भी
खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। आज भी जब उसकी बच्ची का जिक्र होता है तो उसकी आंखों के सामने वो काला दिन फिर से आने लगता है, जिसे वो कभी याद नहीं करना चाहती थी। और आराध्या ने गुस्से में आतिश को देखा और अपने हाथों के इशारे से आगे कहना जारी रखा, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? अपने पिता को उस गुनाह की सजा दे रहे हो जो उन्होंने किया ही नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है अपनी जुड़वा बहन के जाने का तुम्हें ज्यादा दुहक है? और जिस बच्चे को मैंने जन्म दिया मुझे उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। क्या तुम्हारे पिता को उसकी परवाह नहीं है? इतने सालों तक वो हाथ पर हाथ रखे हुए बैठे हैं। क्या वो आतिश्री को ढूंढ नहीं रहे हैं? उसे तलाश करने के लिए ऋषि जी ने क्या कुछ नहीं किया है? इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी अतिश्री की तलाश में इन्होंने पैसा पानी की तरह बहाया है। क्या तुम्हें उनकी मेहनत नजर नहीं आ रही है? आतिश ने एक नजर गुस्से में ऋषि को देखा और फिर आराध्या से कहा, हाँ बिल्कुल, आपको आपके पति की मेहनत अच्छी तरह से नजर आ रही है और मुझे भी पहले यही लगता था कि ये मेरी बहन को तलाश करने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं और उसे तलाश करने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए तो एक वक्त तक मैं इन्हें पिता नहीं बल्कि भगवान मानता था। लेकिन आराध्या ने आगे इशारे से पूछा, अगर ऐसी बात है तो फिर क्या हो गया ऐसा कि तुम अपने भगवान से नाराज हो गए? फिर क्या हो गया ऐसा कि तुम इनसे इतने दूर हो गए कि अब इन्हें भगवान तो दूर अपने पिता का भी दर्जा नहीं दे रहे हो? आतिश गुस्से में बोला, क्योंकि इन्होंने कभी मेरे लिए अपनी जिम्मेदारियां समझी ही नहीं। इन्होंने कभी मुझे उस जिम्मेदारी का हिस्सा माना ही नहीं। आतिश की बात सुनने के बाद ऋषि और आराध्या दोनों हैरान हो गए। दोनों हैरानी से उसे देख रहे थे, लेकिन आतिश ने आगे बोलना जारी रखा, माँ, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। आपने अपनी बेटी खोई है तो आपका दुख ज्यादा था। आप अपनी बेटी के गम में इतनी ज्यादा डूब गई थी कि खुद को नहीं संभाल पा रही थी, तो आप मुझे कहाँ से संभालतीं? लेकिन उस वक्त तो मिस्टर नंदा की जिम्मेदारी थी ना, वो मुझे संभालते, लेकिन उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। मैं अकेला पड़ गया था माँ, मैं अकेला पड़ गया था। कोई नहीं था मेरे पास, ना कोई अपना और ना कोई अकेले में अपना कहने वाला। मिस्टर नंदा या तो आपका ख्याल रखने या फिर छोटी को ढूंढने के लिए दिन रात एक कर देते, लेकिन इन सब के बीच उन्होंने मेरी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। मैं हमेशा अकेला ही रहा हूँ। बड़ी दादी के यहाँ से जाने के बाद कोई नहीं था यहाँ जो मेरी परवाह कर सके या मेरे बारे में सोच सके। स्कूल के पीटीएम में सारे बच्चों के पेरेंट्स आते थे, लेकिन मेरी तरफ से कोई नहीं आता था। जब मैं क्लास में फर्स्ट आता था, स्पोर्ट में फर्स्ट आता था या कोई अवार्ड जीता था, तो उसे लेने के लिए मेरे साथ कोई स्टेज पर खड़ा नहीं होता था। अपनी स्कूल की पढ़ाई और ग्रेजुएशन पार्टी मैंने अकेले की है। किसी ने मेरा साथ नहीं दिया है। ना कभी कोई मेरी खुशी में शामिल हुआ है, ना कभी किसी ने मेरे दुख की वजह पूछी है। मानता हूँ कि छोटी को ढूंढना जरूरी है। मानता हूँ कि आपका ख्याल रखना जरूरी है, लेकिन ढूंढना जरूरी है। मानता हूँ कि आपका ख्याल रखना जरूरी है, लेकिन क्या इन सब के बीच मैं कहीं भी नहीं आता हूँ? मिस्टर नंदा को तो याद भी नहीं होगा क्या अपनी स्पोर्ट्स डे की ट्रॉफी लेकर मैं दरवाजे पर इनका इंतजार कर रहा था। मैं खुश था कि मेरे पिता आएंगे और मेरे हाथों में वो अवार्ड देखकर मुझे प्यार करेंगे,
लेकिन मेरी तरफ देखा भी नहीं। ये घर के अंदर आते हैं और मुझे इग्नोर करते हुए उसी अपने कमरे में चले जाते हैं। इसलिए धीरे धीरे मैं उनसे दूर होता चला गया और इतना दूर हो गया कि मेरी जिंदगी में इनकी कोई जरूरत ही नहीं मुझे महसूस हुई। और अब हालात ऐसे हैं कि मिस्टर नंदा है या नहीं, मुझे इस बात की जरा भी परवाह नहीं है। मुझे सिर्फ आपकी परवाह है माँ। और छोटी को ढूंढने के लिए मैं भी अपने सोर्सेज लगाना शुरू कर दिया है। मुझे नहीं पता कि मिस्टर नंदा इतने सालों में क्या किया है या क्या नहीं, लेकिन मैं अपनी बहन को अपने तरीके से ढूंढ लूंगा। और याद रखना मिस्टर नंदा, जिस दिन मेरी बहन मुझे मिल गई ना, मैं अपनी माँ और अपनी बहन को लेकर यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। आप रहिए अपने इस बने हुए दुनिया में अकेले। जब आप अकेले होंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि अपनों के होते हुए भी अगर इंसान अकेला हो जाता है तो कैसा लगता है। ये कहते हुए गुस्से में आतिश वहां से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले उसने साइड में रखा हुआ एक फूलदान लात मार कर तोड़ दिया। उसका गुस्सा सभी जानते थे, लेकिन ऋषि और आराध्या उसके गुस्से की वजह आज जान पाए थे। उन दोनों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि आतिश अपने दिल में इतनी कड़वाहट भर के बैठा हुआ है। ऋषि को पता था कि उसने गलत किया है, लेकिन इसमें पूरी तरह से ऋषि की भी गलती नहीं थी। कुछ गलती हालातों की भी थी। पहले ऋषि अपना बिजनेस अकेले संभालता था, लेकिन फिर ओजस और रणवीर ने भी अपना बिजनेस ऋषि के साथ मर्ज कर लिया था। इससे ऋषि का काम ज्यादा हो गया था। ऊपर से कामिनी आंटी को ढूंढना ऋषि की जिंदगी का एकमात्र मकसद बनकर रह गया था। लेकिन इन सब के बीच आराध्या की तबीयत भी बार बार बिगड़ती जा रही थी। फिर बड़ी माँ भी उन सब को छोड़कर बनारस में रहने चली गई। ये सब चीजें ऋषि अकेला मैनेज कर रहा था। आराध्या रो रही थी और ऋषि उसे संभाल रहा था। आतिश ने वो बात ही कह दी थी जिसकी वजह से वो ऋषि से इतना नाराज था कि वो उसके साथ अपने ताल्लुकात नहीं रखना चाहता था, जिसकी वजह से ऋषि उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन इसमें पूरी गलती ऋषि की भी तो नहीं थी। उस वक्त इतना उलझ गया था कि वो समझ ही नहीं पाया कि अनजाने में ही वो खुद के और अपने बेटे के बीच रिश्ता खराब कर रहा है। वो वक्त ही कुछ ऐसा था। ऋषि की जिंदगी में सब कुछ एक साथ हो गया था, जिसकी वजह से वो सब कुछ एक साथ संभालने में लगा हुआ था। और इस समय आतिश भी अपने बचपन को खत्म कर टीनेज में था। वो होती है ना 12 से 18 साल के बीच की उम्र, जब ना तो आप बच्चे होते हैं और ना ही आप बड़े होते हैं, लेकिन उस वक्त आपको ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया आपके खिलाफ हो गई है। ऐसे ही उम्र में बच्चों को सबसे ज्यादा संभालने की जरूरत होती है और माता पिता को उन्हें संभालना जरूरी होता है। बचपन जाता नहीं है और जवानी अभी बहुत दूर है। ये वो वक्त होता है जब एक बच्चा या तो संभल जाता है या बिगड़ जाता है, और शायद आतिश दूसरे रास्ते पर निकल चुका था। वो आराध्या से अटैचमेंट ढूंढ रहा था, लेकिन आराध्या की हालत देखकर उसकी सारी उम्मीदें सिर्फ ऋषि की तरफ हो गई थी। लेकिन ऋषि क्या करता? आराध्या की हालत खराब होती जा रही थी। ऊपर से बड़ी माँ भी बनारस चली गई थी। इसी बीच एक दिन ऋषि को यह पता चला कि कामिनी शायद हिमाचल के किसी गांव में है। बस फिर क्या था, ऋषि ने आंख देखा ना ताव
वो अपनी सारी रिसोर्सेज लगाते हुए उसने हिमाचल को पूरा खगाल दिया। लेकिन उसकी यह इन्फॉर्मेशन गलत निकली। वो और ज्यादा परेशान हो गया। ऋषि पिछले कई सालों से अपनी बेटी को तलाश कर रहा है। बिजनेस और अब घर भी उसी के ऊपर है। ऐसे में उसने सोचा कि आतिश अपना ख्याल खुद रख लेगा। उसे क्या पता था कि सब कुछ संभालने की वजह से वो अपना सब कुछ खो रहा है। जिस दिन आतिश को स्पोर्ट्स डे की ट्रॉफी मिली थी, उस दिन वो घर के दरवाजे पर ही बैठा था और सारी नजरें उसके दरवाजे पर थीं। वो ऋषि का इंतजार कर रहा था, लेकिन ऋषि आने के साथ ही कमरे में चला जाता है। दरअसल उस वक्त कुछ ऐसा हुआ था कि ऋषि गुस्से में पागल हो गया था। उसकी इन्फॉर्मेशन गलत निकली थी। कामिनी हिमाचल के किसी गांव में नहीं थी, बल्कि कामिनी नाम की एक दूसरी औरत थी, जो शायद कहीं और से किसी और का बच्चा चुरा कर लाई गई थी। वो उस गांव में थी। ऋषि ने जो स्पेशल टीम भेजी थी, उसकी मदद से वो चुराया हुआ बच्चा अपने माँ बाप तक तो पहुंच गया, लेकिन ऋषि को अभी भी अपना बच्चा नहीं मिला था। वो इसी टेंशन में और ज्यादा पागल हो रहा था कि तभी उसके फोन पर आराध्या का कॉल आता है और वो बहुत हैरान हो जाता है। आराध्या उसे बहुत कम ही कॉल करती है, या तो वो उसे ज्यादातर वीडियो कॉल करती है या फिर वो उसे मैसेज करती है, लेकिन इस वक्त आराध्या कॉल कर रही है। ऋषि ने फोन उठाया और कान से लगाते हुए हेलो कहा, लेकिन सामने से आराध्या की रोने की आवाज आ रही थी। उसका दिल बुरी तरह से रो रहा था और उसके आंसू बहने लगे थे। आराध्या की ऐसी आवाज सुनकर ऋषि एकदम घबरा जाता है। आराध्या को अचानक से क्या हो गया? तभी उसे याद आता है, आराध्या को भी तो इस बात की खबर मिल गई होगी ना कि कामिनी अभी तक नहीं मिली है, और उनकी यह उम्मीद भी झूठी साबित हुई है। ऋषि को पता चल गया था कि आराध्या को फिर से पैनिक अटैक आने वाला है। इसलिए वो ऑफिस से निकलकर जल्दी से घर पहुंचता है और तुरंत अपने कमरे में चला जाता है। उसने यह तो देखा था कि दरवाजे पर आतिश खड़ा है, लेकिन इसके अलावा इस वक्त उसकी सबसे ज्यादा जरूरत आराध्या को थी। धीरे धीरे आतिश ऋषि से दूर होता चला गया और आज वो इतना दूर हो गया है कि उसे ऋषि की जरूरत महसूस नहीं होती। लेकिन उसे क्या पता कि ऋषि के लिए अपने बच्चे कितने प्यारे हैं। आतिश की बेरुखी उसे मंजूर है, लेकिन आतिश को वो खुद से दूर नहीं जाने देगा। वो अपना एक बच्चा हासिल नहीं कर पा रहा है, तो दूसरे को खुद से दूर नहीं करेगा। ऋषि आराध्या को संभाल रहा था। उसे समझा रहा था कि आतिश में अभी भी बचपन है, वो धीरे धीरे संभल जाएगा। आराध्या अपने आंसू पोंछती है और अपने हाथों के इशारे से ऋषि से कहती है, जानती हूँ कि उसके अंदर अभी भी बचपन है, तभी तो सही गलत का उसे अंदाजा नहीं है। आज अपने पिता से इतनी बेरुखी से बात कर रहा है। उसे नहीं पता कि आपके दिल पर क्या बीत रही होगी। इस बात का अंदाजा उसे तब होगा जब वो खुद बाप बनेगा, और जब उसकी औलाद उससे दूर होगी तब उसे पता चलेगा कि कैसा लगता है जब आपके अपने आपके सामने रहकर आपसे बेरुखी दिखाते हैं। वो सुबह से घर से गया हुआ है और अभी भी नाराज होकर घर से गया है। आप जानते हैं ना, उसकी आदत है जब वो नाराज रहता है तो अपना खाना पीना छोड़ देता है। पता नहीं सुबह से कुछ खाया होगा या नहीं। आराध्या एक माँ होने के नाते फिक्रमंद रही थी और उसकी फिक्र सही भी थी। आतिश बहुत ही लापरवाह है, खासकर कि खाने पीने को लेकर।
ऋषि कुछ सोचता है और फिर उसके चेहरे पर एक चमक आ जाती है। उसने मुस्कुराते हुए आराध्या से कहा, तो तुम्हें इस बात की फिक्र है कि उसने खाना नहीं खाया है और अपने गुस्से की वजह से वो पूरा दिन खाना भी नहीं खाएगा? आराध्या ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। तो ऋषि मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा, ठीक है। अगर ऐसी बात है तो मेरे पास इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है जिससे तुम्हारा बेटा खाना भी खाएगा और उस खाने के साथ अपना गुस्सा भी खा जाएगा। आराध्या थोड़ी हैरान होती है, लेकिन फिर भी उसने अपने हाथों के इशारे से पूछा, और वो क्या है? ऋषि मुस्कुराते हुए आराध्या के चेहरे के पास अपना चेहरा लाया और धीरे से कहा, हमारी बहू रानी। आराध्या के चेहरे की सारी घबराहट, सारी टेंशन एक बार में हवा हो जाती है और उसके चेहरे पर हंसी आ जाती है। वो हंसते हुए कहती है, आप को ऐसे टाइम पर भी उसका ख्याल आया है? ऋषि मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ। आखिरकार आराध्या के चेहरे से टेंशन खत्म हो गई है। ऋषि ने अपना फोन निकालते हुए कहा, अरे भाई, अब मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा बेटा इतना टेढ़ा है कि उसे सीधा करने के लिए उसके बाप को टेढ़ी मेढ़ी हरकतें करनी पड़ती हैं। आराध्या भी हंसने लगती है। उसकी हंसी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। वो दिल से खुश होकर हंस रही थी क्योंकि उसे पता था कि ऋषि जिसकी बात कर रहा है वो सिर्फ आतिश को ही नहीं, वक्त आने पर ऋषि को भी सीधा कर देती है। ऋषि अपना फोन निकालता है और कॉल हिस्ट्री से नंबर ढूंढता है। आतिश्री अनाथ आश्रम। सामने से एक महिला फोन उठाती है और कहती है, नमस्ते ऋषि सर, कहिए, कैसे याद किया? सामने से ऋषि ने भी सौम्य आवाज में कहा, नमस्ते आरती मैडम। जरूरत कुछ ऐसी थी कि इस वक्त फोन करना पड़ा। दरअसल इस वक्त मुझे अपनी बहू से बात करनी है। यह बात सुनकर आरती मैडम हंसने लगती हैं। उन्होंने कहा, जी, एक मिनट, मैं बुलाती हूँ। आरती मैडम अपनी कुर्सी से खड़ी होती हैं और पास की खिड़की पर जाती हैं। वो खिड़की खोलती है तो बाहर अनाथ आश्रम का बड़ा सा ग्राउंड नजर आता है जहां बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे और उन बच्चों के बीच में उसे नजर आती है लाल फ्रॉक सूट पहने हुए वो लड़की जिसके बाल हवा में लहरा रहे थे। उसने अपना दुपट्टा कमर में बांधा हुआ था और अपने बालों को हवा में खुला छोड़ा हुआ था। एक हाथ में माता रानी का धागा और दूसरे हाथ में ब्रेसलेट। वो लड़की बास्केटबॉल को उछाल रही थी और सारे बच्चे उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। उसे देखते हुए आरती मैडम ने जोर से आवाज लगाते हुए कहा, इश्की, इश्की, सुनो। सारे बच्चे ग्राउंड में इधर-उधर फैल जाते हैं और वो लड़की जिसका नाम इश्की था, वो बास्केट के पास खड़ी हो जाती है। उसकी चमकदार आंखों से पलटकर खिड़की के पास देखा तो आरती मैडम उसे देखकर मुस्कुराते हुए अपना फोन वाला हाथ हिलाती है और कहती हैं, जल्दी आओ, तुम्हारे ससुराल से फोन है, तुम्हारे ससुर जी बात करना चाहते हैं। इश्की के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके गुलाबी होंठ मुस्कुराते हुए काफी खूबसूरत लग रहे थे और इसी के साथ उसके टेढ़े-मेढ़े दांत नजर आ रहे थे जो उसकी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा रहे थे। आंखों में काजल लगाए हुए उसने माथे पर काले रंग की बिंदी लगा रखी थी। उसने जैसे ही यह सुना कि उसके ससुराल से नंदा मेंशन से ऋषि का फोन है, तो उसके चेहरे पर ऐसी चमक आई कि इस समय तो सूरज भी फीका नजर आ रहा था। वो लड़की मुस्कुराते हुए जल्दी से कहती है, मैं बस 1 मिनट में आ रही हूँ मैडम। ससुर जी से कहीं लाइन पर ही रहें,
यह बात इतनी जोर से चिल्लाते हुए कही थी कि ऋषि को भी उसकी आवाज सुनाई दे रही थी और वो हंस रहा था। उसका फोन स्पीकर पर था और आराध्या ने भी अपना सर हिलाया। इश्की अपने हाथों में बॉल लेकर भागते हुए आरती मैडम के केबिन की तरफ जा रही थी। सारे बच्चे उसे जाते हुए देखते हैं तो एक बच्चा चिल्लाते हुए कहता है, अरे इश्की दीदी, कम से कम बॉल तो वापस कर दो। इश्की अपनी जगह पर ही रुक जाती है और उसने वहीं पर खड़े खड़े अपना हाथ उठाकर बॉल पीछे की तरफ से हवा में उछाला। भले ही इश्की ने वो बॉल पीछे से उछाला था, लेकिन फिर भी वो बॉल सीधे बास्केट में जाकर गिरती है। श्री फैशन हाउस। आतिश अपने केबिन में बैठा हुआ था और बहुत गुस्से में भी था। आज ऋषि के साथ जो बहस हुई थी उसमें आराध्या ने ऋषि का साथ दिया था। ये तो हमेशा से ही होता आया है। आराध्या हमेशा ऋषि का ही पक्ष लेती है। हालांकि बाद में वो आतिश के पास आकर उसे समझाने की कोशिश भी करती है, लेकिन आतिश के दिमाग में जो फितूर भरा है वो किसी की भी बात तक पहुंचने ही नहीं देता। गुस्से में अपने केबिन में बैठा हुआ आतिश सिगरेट पी रहा था। जहां ऋषि में कभी कोई गलत आदत नहीं थी, वो न सिगरेट पीता था न कोई नशा करता था। ड्रिंक भी वो बहुत सोशल तौर पर करता था, वो भी इतना कि खुद को संभाल सके। तो वहीं उसके बेटे में दुनिया भर की बुराइयां हैं। वो सिगरेट भी पीता है, शराब भी, क्लब्स और पार्टियों में भी जाता है, और लड़कियों का तो पूछो ही मत। आतिश की लिस्ट इतनी लंबी है कि कॉल लिस्ट से ज्यादा उसकी ब्लैकलिस्ट भरी रहती है। आतिश ने अपने कई बिजनेस खुद खड़े किए हैं। उसने मार्केट से पैसा उठाया और खुद ही अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया। हालांकि उसे लगता है कि ये सब उसने अकेले किया है, लेकिन इसमें इनडायरेक्टली ऋषि का भी हाथ रहा है, जो उसने कभी सामने आकर जाहिर नहीं होने दिया। और ना ही कभी आतिश को इस बात की खबर हुई कि उसके बिजनेस को फाइनेंस करवाने में ऋषि ने बहुत सपोर्ट किया है। आतिश का अपना मार्केटिंग का बिजनेस है। इसके अलावा उसने हाल ही में ये फैशन हाउस अतिश्री के नाम पर खोला है, जिसकी इनॉग्रेशन में आराध्या खुद आई थी। अपनी बेटी के नाम का फैशन हाउस देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन चेहरे पर अब भी एक उम्मीद थी कि एक दिन उसकी बेटी उसके पास होगी और इस फैशन हाउस को अपनी आंखों से देखेगी। आना तो ऋषि भी चाहता था, लेकिन आतिश ने उसे इनवाइट ही नहीं किया। लेकिन इंटरनेट पर ऋषि ने आतिश के बिजनेस को फलता फूलता देखकर बहुत खुशी महसूस की। वैसे तो आतिश को लग रहा था कि सब कुछ अपने आप हो रहा है, लेकिन उसे क्या पता बिजनेस अपने आप नहीं चलता। सीखना है तो अपने बाप से सीखे। असली बिजनेस का बादशाह तो वो है। अपने केबिन में बैठा हुआ आतिश अभी अभी सिगरेट खत्म कर चुका था। कमरे में धुएं की महक अब भी फैली हुई थी। सामने किसी डिजाइन को देखकर वो उसे अपने पुराने डिजाइन से कंपेयर कर रहा था। तभी केबिन के दरवाजे पर नॉक होती है। कम इन, आतिश ने कहा। दरवाजा खुलता है और एक लड़की बहुत ही शॉर्ट ड्रेस में अंदर दाखिल होती है। आतिश ने एक नजर उठाकर उसे देखा और उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी कंपनी की नई मॉडल जूही थी। आतिश वैसे भी बहुत टेंशन में था। उसे थोड़ी फ्रेशनेस की जरूरत थी और जूही उस के लिए वही कर रही थी। जूही आतिश की टेबल के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने
बहुत डीप नेक टॉप और शॉर्ट स्कर्ट पहनी हुई थी। वो बिल्कुल आतिश की टेबल पर झुक गई, जिससे उसका डीप नेक और भी गहरा नजर आ रहा था। आतिश को वो सब साफ दिखाई दे रहा था जो जूही दिखाना चाहती थी। आतिश के चेहरे पर एक मिस्टीरियस मुस्कान थी और उसकी निगाहें जूही के कर्क्स पर थीं। मिस्टर आतिश, ये ड्रेस कैसी लग रही है मुझ पर? मेरा अगला फोटोशूट इसी ड्रेस में है, लेकिन मैंने सोचा एक बार आपसे अप्रूवल ले लूं। आफ्टर ऑल, आप कंपनी के सीईओ हैं और मैं बस एक छोटी सी मॉडल। आतिश अपनी जगह से खड़ा होता है और अपनी आस्तीनें कोहनी तक मोड़ लेता है। बस इतना करते ही उसकी मसल्स उभर कर सामने आ जाती हैं। वो धीरे धीरे चलता हुआ जूही के पास आता है, जो अपने इतराते हुए बदन के साथ उसके सामने खड़ी थी। आतिश उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और उसकी निगाहों में लस्ट साफ झलक रही थी। उसने होठों के किनारे चाटते हुए कहा, तो क्या चाहती है ये छोटी सी मॉडल? जूही ने अपने हाथ आतिश के बटन पर रखे और उसे हल्के से छेड़ते हुए कहा, ज्यादा कुछ नहीं, बस अगले फैशन शो में शो स्टॉपर बनना है। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा सपना है, लेकिन आपके लिए तो कोई मुश्किल बात नहीं है ना? आतिश के चेहरे पर एक डेविल स्माइल उभरी। उसने धीरे से अपने हाथ बढ़ाए और जूही की कमर पर रख दिए। एक हल्की सी सहरन के साथ जूही के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसका सपना उसके सामने खड़ा था और इस सपने को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। आतिश ने जूही को कमर से पकड़ा और पास की दीवार से लगा दिया। वो जूही के करीब आया। उसने धीरे से अपना हाथ जूही के पैरों तक ले गया और उसके एक घुटनों को उठाकर अपनी कमर तक ले आया। वो उसके घुटनों को अपने एक हाथ से सहला रहा था और दूसरे हाथ से झुकते हुए उसने जूही की गर्दन के पास अपने होंठ लाए। पर इससे पहले कि वो उसे चूमता, तेज आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। ए जी, आपका खाना लाई हूँ। जूही और आतिश दोनों का ध्यान एक साथ दरवाजे की तरफ गया और दोनों हैरानी से वहां देखने लगे। दरवाजे पर इश्की खड़ी थी और उसके हाथों में पीले रंग का टिफिन बॉक्स था। वो आतिश और जूही को एक साथ देख रही थी और मुस्कुराते हुए अंदर आई। उसने टिफिन टेबल पर रखते हुए कहा, डब्बा लेकर आई हूं। चलिए पहले खाना खा लीजिए, ये सब उसके बाद कंटिन्यू कर लीजिएगा। इश्की को देखकर आतिश के चेहरे पर गुस्से की लकीर खिंच गई और उसकी आंखें छोटी हो गई। वो जूही को छोड़ देता है और जूही भी अपने पैर नीचे कर लेती है। कहाँ वो आतिश के पास अपनी प्यास बुझाने आई थी, लेकिन किनारे पर आकर आतिश ने उसकी नाव ही डुबो दी। आतिश गुस्से में टेबल के पास आता है और इश्की से कहता है, पागल हो गई हो क्या? थोड़ी भी तमीज नहीं है तुम्हें? किसी के केबिन में ऐसे ही आ जाती हो? मैनर्स भी नहीं सिखाया किसी ने। लेकिन इश्की को आतिश के गुस्से से जरा भी फर्क नहीं पड़ा। उल्टा वो अपनी आंखें बड़ी करके आतिश को देखकर बोली, पता था मुझे, भूखे पेट आपका दिमाग जरूर गर्म हो जाएगा और फिर आप गुस्से में ऐसी ही बातें करेंगे। देखिए, आ गया ना आपको गुस्सा। अरे, गुस्सा दूर करने के और भी तरीके हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि रोमांस करने से गुस्सा कम होता है, तो अपने ही तरीके से कर लीजिए। इससे पहले कि आपका गुस्सा और बढ़े, जल्दी से खाना खा लीजिए। खाना ठंडा हो जाएगा।
फिर मुझे आराध्या माँ को भी बताना। लीजिए, खाना ठंडा हो जाएगा। फिर मुझे आराध्या माँ को भी बताना है कि मैं उनके इस गुस्सैल बेटे को खाना खिला चुकी हूँ, ताकि वो भी सुकून से खाना खा ले। ऐसा कहते हुए इश्की आतिश का हाथ पकड़ती है और उसे सोफे की ओर ले जाने लगती है, लेकिन आतिश अपना हाथ झटक देता है। वो गुस्से में इश्की की तरफ उंगली दिखाते हुए कहता है, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? एक बार में समझ नहीं आता? कितनी बार कहा है मुझसे दूर रहो, लेकिन तुम तो एक नंबर की बेशर्म लड़की हो, जब देखो तब मेरे गले पड़ जाती हो। आतिश की बात सुनकर इश्की के चेहरे पर भी हल्की नाराजगी आ गई थी। वो दोनों हाथ कमर पर रखकर बोली, बस बहुत हो गया। मानती हूँ भूखे पेट आपका दिमाग काम नहीं करता, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मुझ पर चिल्लाएंगे। आप जानते हैं ना, अगर आप मुझ पर चिल्लाएंगे तो बदले में आराध्या माँ आपको ही डांटेंगी। लेकिन फिर भी आप मुझ पर चिल्ला रहे हैं। और ये क्या कह रहे हैं आप कि मैं आपके केबिन में बिना नॉक किए कैसे आ गई? तो क्यों नहीं आ सकती हूँ मैं इस केबिन में बिना नॉक किए? अरे जब आप मेरे हैं तो ये केबिन भी तो मेरा ही हुआ ना। और अपने हस्बैंड के केबिन में आने के लिए कब से नॉक की जरूरी हो गई? आतिश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसके हाथों की मुट्ठियां कस गईं। जूही हैरान हो गई। वो हैरानी से बोली, मिस्टर आतिश, आप शादीशुदा हैं? शी इज योर वाइफ? आतिश ने गुस्से में उसे घूरते हुए कहा, शट अप जूही। ये लड़की अगर दुनिया की आखिरी लड़की भी होगी, तब भी मैं इससे शादी नहीं करूंगा। ये मेरी कोई वाइफ नहीं है। बस पिछले 10 सालों से मेरे गले पड़ी हुई है। इश्की ने जूही को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, इनकी तो आदत है रिश्तों को एक्सेप्ट ना करने की। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि सामने वाला भी अपने रिश्ते को ना माने। हाँ जी, ये सही कह रहे हैं। मैं अभी इनकी बीवी नहीं हूँ, लेकिन बहुत जल्द बनने वाली हूँ। उसकी बात सुनकर जूही के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। वो थोड़े घमंड से दोनों हाथ सीने पर बांधकर बोली, इतना कॉन्फिडेंस है तुम्हें कि मिस्टर आतिश तुमसे ही शादी करेंगे? शक्ल देखी है अपनी? कहाँ से तुम मिस्टर आतिश नंदा की बीवी लगती हो? और जब आतिश जी ने खुद ही कह दिया है कि वो तुमसे शादी नहीं करेंगे, तो क्यों उनके पीछे पड़ी हुई हो? इश्की के चेहरे की वो शरारती मुस्कान और भी ज्यादा खिल गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे इनके कहने से क्या होता है? इनकी बात तो खुद इनका परिवार नहीं मानता, तो मैं क्यों मानूं? और जहां तक बात रही इनके पीछे पड़ने की, तो वो तो मैंने 10 साल पहले ही शुरू कर दिया था। और जब तक मेरी सांसें हैं, मैं इनके पीछे पीछे चलती रहूंगी। वैसे तो इनके पूरे खानदान ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है, बस इनका एक्सेप्ट करना बाकी है। पर ये थोड़े टेढ़े हैं, इन्हें मनाने में टाइम लगेगा। और क्या कह रही थी तुम कि मैं कहाँ से इनकी बीवी लगती हूँ? तो एक बार आतिश के साथ इश्की का नाम लेकर तो देखो, बीवी वाली फीलिंग अपने आप आ जाएगी। इश्की आतिश के केबिन में खाना लेकर आई थी और आतिश वहां पहले से जूही के साथ इलू-इलू करने ही वाला था कि इश्की ने उनके सारे प्लान पर पानी फेर दिया। आतिश गुस्से में कहता है, जाओ यहाँ से। इश्की की आंखें टिमटिमा रही थी। उसने एक नज़र जूही को देखा और कहा,
तुम्हें जाने के लिए कह रहे हैं। जूही की आंखें एकदम फैल गईं और वो गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? मुझे नहीं, तुम्हें जाने के लिए कह रहे हैं। पर आतिश ने घूमती निगाह से जूही को देखा और कहा, तुम्हें ही कह रहा हूं, जाओ यहां से और फोटोशूट पूरा करो। शाम तक इस ड्रेस की तस्वीरें मेरे पास होनी चाहिए। और अगर पिक्चर्स अच्छी नहीं आई ना, तो शो स्टॉपर बनने का सपना तो दूर की बात है, तुम्हें फैशन वर्ल्ड से गायब कर दूंगा। इसलिए जाओ, जाकर अपने काम पर फोकस करो। जूही की आंखें और फैल गईं और उसके चेहरे पर डर उतर आया। वो बड़ी बड़ी निगाहों से इश्की को देखती है, जो अपनी आईब्रो को उचकाते हुए उसे और चिढ़ा रही थी। इश्की ने आंखें तिरछी कर ली और जूही को जाने का इशारा किया। जूही के हाथ मुट्ठी में कस गए और वो पैर पटकती हुई कमरे से बाहर चली गई। जूही के जाने के बाद आतिश की नजरें दोबारा इश्की पर टिक गईं और इश्की के चेहरे पर एक लंबी मुस्कान थी। आतिश अपनी तीखी आंखों से इश्की को देख रहा था और उसकी इन निगाहों का असर ऐसा हो रहा था कि इश्की का दिल सीने से निकलकर बाहर की ओर भाग रहा था। आतिश धीरे धीरे इश्की की तरफ झुकने लगा और इश्की की धड़कनें और तेज हो गई। उसने हल्के से आंखें बंद की और होंठ पर एक छोटा सा पाउट बना लिया। उसे लगा कि आतिश उसे किस करेगा, पर अगले ही पल आतिश झुककर नीचे रखी हुई सिगरेट की डिब्बी उठाता है और वापस अपनी टेबल की ओर बढ़ जाता है। जैसे ही इश्की को एहसास होता है कि आज फिर वो उसके पास आकर दूर चला गया है, वो झट से आंखें खोल देती है। अब तक आतिश अपनी चेयर पर बैठ चुका था और होठों में सिगरेट दबा चुका था। वो लाइटर ढूंढ रहा था। इश्की की हालत उसे ऐसा करते देख और खराब हो गई। उसने अपने मन में गुस्से को दबाते हुए कहा, मेरे अंदर आग लगाकर अब उसे सिगरेट जलानी है। आतिश अपनी जेब में लाइटर ढूंढ रहा था, फिर टेबल पर भी देखा लेकिन नहीं मिला। तभी इश्की उसके पास आई, उसके होठों से सिगरेट निकालकर पास रखे डस्टबिन में फेंकती हुई बोली, आराध्या माँ को अभी तक पता नहीं है कि आप सिगरेट पीते हो। पता चलेगा तो बहुत नाराज होंगी। आतिश गुस्से में इश्की को घूरते हुए बोला, मेरी माँ की फिक्र तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, उन्हें मैं देख लूंगा। तुम निकलो यहाँ से वरना उठाकर बाहर फेंक दूंगा। इश्की ने अपना एक हाथ आधे चेहरे पर रखकर शर्माने की एक्टिंग करते हुए कहा, हाय, इसी बहाने कम से कम हाथ तो लगाएंगे। उसकी ऐसी फालतू बातों से आतिश और चिढ़ गया। उसने गुस्से में कहा, हाथ लगाऊंगा बाद में, पहले तुम्हारा हाथ तोड़ूंगा। निकलो यहाँ से। इश्की ने दोनों हाथ कमर पर रखे और एटीट्यूड के साथ बोली, बिल्कुल चली जाऊंगी यहाँ से। मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके केबिन में रहने का। वैसे भी ये केबिन है, कोई महल नहीं। आप ही रहिए इसमें। पर मेरे यहाँ से जाने से पहले आपको ये डब्बा खत्म करना होगा। मेरे अरमान तो पूरे कर नहीं सकते, कम से कम डब्बा तो खत्म कर दो, वरना मेरे अरमान और यह डब्बा दोनों भरा का भरा रह जाएंगे। आतिश खतरनाक नजरों से इश्की को घूरते हुए बोला, 2 मिनट है तुम्हारे पास, बाहर निकालो वरना तुम्हें और तुम्हारा डब्बा दोनों को उठाकर बाहर फेंक दूंगा। पर इश्की तो ठहरी। इश्की उसने भी गुस्से में कहा, हाँ तो फेंक दीजिए ना, मैं भी देखती हूँ कैसे निकालते हैं आप मुझे बाहर। अगर आपने मुझे बाहर निकाला ना,
तो मैं सीधा नंदा मेंशन जाऊंगी और आपके घर में, आपके कमरे में धरना दूंगी। गुस्से में खड़ा होकर आतिश बोला, तुम हर बार मुझे इस बात पर ब्लैकमेल नहीं कर सकती हो। ठीक है, तुम्हें ये कमरा इतना ही पसंद आ गया है ना, तो रहो यहीं पर और अपना डब्बा खुद ही खत्म करो, मैं ही जाता हूँ यहाँ से। आतिश गुस्से में अपना फोन और गाड़ी की चाबी उठाता है और अगले ही पल केबिन से बाहर चला जाता है। इश्की बस उसे जाते हुए देखती रह जाती है। फिर उसने अपने टिफिन बॉक्स को देखा और उसे सीने से लगाते हुए बोली, आज मेरे अरमान भी पूरे होंगे और ये डब्बा भी खाली होगा। इतना कहते हुए इश्की मुस्कुराती हुई केबिन से बाहर निकलती है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आई, सारा स्टाफ उसे बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगा। लेकिन इश्की को कहाँ किसी की परवाह थी। वो मटकमटक के आगे बढ़ रही थी और उसे यूं जाते देख वहां की फीमेल एम्प्लॉयज के एक्सप्रेशन बदलने लगे थे। एक लड़की ने इश्की को देखते हुए कहा, यार, आज ये फिर आ गई। मुझे समझ नहीं आता कि इस लड़की को अंदर आने कौन देता है और इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ जाता है। इसे ऐसा क्यों लगता है कि आतिश सर इसे भाव देते होंगे। मैं तो कब से देख रही हूँ ये उनके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। दूसरी ने भी एटीट्यूड से कहा, मुझे तो खुद समझ नहीं आता कि आतिश इसे देखते तक नहीं है, लेकिन ये लड़की ऐसे बिहेव करती है जैसे उनकी बीवी हो। पर तभी इश्की के कदम रुक जाते हैं। ऐसे सवाल वो पहले भी सुन चुकी थी और हमेशा इग्नोर करती आई थी, लेकिन आज उसे लगा कि जवाब देना बनता है। वो रुकती है और गुस्से में घूर कर उन लड़कियों को देखती है और कहती है, मेरे कॉन्फिडेंस का तो तुम पूछो ही मत। जिनके यहाँ तुम गुलामी करती हो ना, उसकी मल्लिका हूं मैं। मैंने तो चलो सबके सामने ये कबूल किया है कि हाँ, मोहब्बत है उससे। पर तुम लोगों का क्या? तुम लोग तो उसकी गुलामी भी करते हो और अपने दिल में उठ रहे जज्बातों को भी कबूल नहीं कर सकते। इसकी सिर्फ एक ही वजह है ये कि इस कंपनी की पॉलिसी में लिखा है कि यहाँ के एम्प्लॉयज आपस में इश्क नहीं कर सकते। तभी एक लड़की गुस्से में इश्की से कहती है, हाँ, जानते हैं किस कंपनी की पॉलिसी है कि हम आपस में कोई रिलेशन नहीं रख सकते। तो फिर तुम क्यों रोज यहाँ आती हो हमारे बॉस के साथ इश्क लड़ाने? इश्की हंसते हुए कहती है, क्योंकि मैं यहाँ की एम्प्लॉय नहीं हूँ और तुम्हारा बॉस वो तो मालिक है, वो कुछ भी कर सकता है। जहां तक बात रही कि वो मुझे देखते तक नहीं, तो अगर एक बार उन्हें पता चल गया ना कि तुम लोगों ने मुझसे कैसी बात की है, तो उनकी नजरों के सामने से तुम कभी नजर नहीं आओगी। ये कहकर इश्की मुंह बनाती है और अपने बालों को हवा में लहराते हुए वहां से आगे बढ़ जाती है। नीचे पहुंचते ही उसे नंदा हाउस की गाड़ी मिलती है, जो जाहिर सी बात है ऋषि ने भेजी थी इश्की को कंपनी लाने के लिए। वो वापस गाड़ी में बैठ जाती है और अपने छोटे से किटी वाले बैग से अपना टूटा फूटा कीपैड वाला मोबाइल निकालती है, जिसमें 10 जगह रबर लगी हुई थी। उसने सीधे ऋषि का नंबर डायल कर दिया। ऋषि अपने कमरे में बैठा था और आराध्या उसके सामने थी, जो उसके शर्ट पर बटन लगा रही थी। जैसे ही इश्की का फोन आया, ऋषि के चेहरे पर मुस्कान आ गई और आराध्या भी मुस्कराकर उसे देखने लगी। ऋषि ने फोन उठाया और स्पीकर पर रखते हुए कहा, बोलो बेटा, काम हुआ क्या? लेकिन इश्की ने लगभग रोती हुई आवाज में कहा, नहीं पापा जी, कहाँ काम
हुआ। आपका बेटा तो इतना जिद्दी है कि मुझे और मेरे डब्बे दोनों को उठाकर फेंकने की बात कर रहा था। इश्की की बात सुनकर आराध्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वह चली गई और ऋषि ने कुछ नहीं कहा, पर इश्की को पता था कि वहां का माहौल कैसा होगा। इसलिए उसने फोन पर जोर से चिल्लाते हुए कहा, मम्मी जी, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है ना कि आज आपका जिद्दी बेटा या तो खाना खाएगा या फिर मैं उसकी जान खाऊंगी। तो देखिए, खाना तो उन्होंने खाया नहीं, लेकिन मैं उनका जान खाने वाला प्रॉमिस जरूर पूरा करूंगी। आज शाम तक आपका बेटा खाना खाकर ही घर आएगा। बस एक बार पता चल जाए कि वो गया कहाँ है। उसकी बात पर ऋषि ने तुरंत कहा, देखो, अगर हमें पता होता कि वो गया कहाँ है तो तुम्हें फौरन बता देते, लेकिन हमें खुद नहीं पता। अगर तुम्हें ये जानना है कि तुम्हारा वो गुस्सैल बैल इस वक्त कहाँ है, तो उसके दोस्तों से पता करो। इश्की के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने जल्दी से कहा, जी पापा जी। इश्की फोन रख देती है और अपने उसी टूटे फूटे मोबाइल से एक और नंबर डायल करती है।